नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉकेट फन में। और आज हम आ गए हैं पटना के कंकड़बाग में, जहां पे आपको एक ऐसे शख्सियत से आपको मुलाकात करवाएंगे जो विगत 1987 से पत्रकारिता से जुड़े हैं। और पत्रकारिता करते करते इन्होंने 1993 में भारतीय सूचना सेवा और उसके बाद गोरैया संरक्षण में जो है सो लगातार ये काम कर रहे हैं। 12 पुस्तकों के लेखक हैं। हमारे साथ संजय सर हैं, उनका हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल द पॉकेट फन पे। सर शुक्रिया। तो सर, कहाँ से शुरुआत और कैसे पत्रकारिता से फिर पर्यावरणविद बोलें या फिर लेखक बोले सर आपको? नहीं, देखिए, बोलता कह सकते हैं कि एक पत्रकार की भूमिका में शुरू से मैं रहा। 85 में जब TNB कॉलेज में पढ़ते थे, 87 में, तब से हम लगातार लिखते रहे। चूँकि नुक्कड़ आंदोलन से जुड़े हुए थे, नाटक करते थे, उसकी रिपोर्टिंग करते थे। लेकिन 87 के बाद लगातार मैंने लिखते गए, फीचर्स लिखते थे, रिपोर्ट लिखते थे। फिर मेरी पढ़ाई के लिए मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चला गया 88-89 में वहाँ पर। तो उसके पहले मैंने बहुत लिखा, मतलब इतना लिखा कि देश के तमाम अखबारों में फीचर्स लिखते थे। क्योंकि न्यूज़ तो कोई छापता नहीं, छोटे बड़े अखबार जो थे उसमें कुछ न्यूज़ भी छपते थे। और वहाँ से मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई करने के साथ साथ मैं बहुत लिख चुका था, तो तमाम अखबारों में हिंदी में। और उसके बाद फिर मेरी नौकरी लग गई। 91 में मैंने भारतीय UPSC में मैं सेलेक्ट परीक्षा दिया और मेरा भारतीय सूचना सेवा में सेलेक्ट हो गया। 93 में मैंने सर्विस को ज्वाइन कर दिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। तब से लगातार मैं लिखता भी रहा हूँ, चूँकि जब सरकारी मीडिया में आ गया, सरकारी पत्रकार कह सकते हैं आप। और जहाँ तक गोरैया से जुड़ने का सवाल आपने किया है, तो वो हम इस घर में 97 में आए थे। तो 97 में जब मैं यहाँ पर आया तो देखा गर्मी के मौसम में चिड़ियों की आवाज़ बहुत चीची आ रही थी। अमूमन जब मैंने देखा कि किचन में गोरैया जो है पानी के लिए भटक रही है, मैंने कहा पानी चाहिए। उन्होंने नल खोल दिया, हट गई, वो तो जाती भाग गई। फिर वो जैसे नल खोला, आई, पानी पी और चली गई। तो मेरे जहन में एक अच्छा गर्मी है, पानी नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने अपने एक आइसक्रीम का जो प्लास्टिक वाला बर्तन होता है उसमें कटोर रख दिया और बालकनी में गमले में रख दिया। मैंने देखा कि वो गोरैया आने लगी, पानी पीने लगी, साथ साथ दूसरी चिड़ियाँ भी आने लगी। और फिर मैंने चावल का दाना भी छिटना रेलिंग पर शुरू कर दिया। और जब देखा बड़ा अच्छा लगता था कि धीरे धीरे 1 2 2 3 3, चूँकि झुंड में रहती है, 1 2 में रहती है लेकिन झुंड में रहती है। और ये स्थिति हो गई कि मेरा बालकनी लगता था कि गोरैयों के लिए बना हुआ है। और फिर मैंने एक चीज़ बदलाव हुआ कि पानी रखने से दूसरी चिड़ियाँ आने लगी, कौवा आने लगा, मतलब हर तरह की चिड़ियाँ आने लगी। लेकिन वो बदमाशी कौवा करता था, उसमें मांस का टुकड़ा डाल देता था, हड्डी डाल देता था, तो गंदा पानी गोरैया नहीं पीती थी वो। अच्छा। फिर मैंने मिट्टी का पॉट रखना शुरू किया। जैसे फिर मैंने इसके बारे में जानकारियाँ हासिल की, पता चला कि ये तो विलुप्ति के कगार पे है, गोरैया तो दिखती नहीं है। और सर, हमारे इधर कोसी में से जो है सो हम लोग इसको दूसरे नाम से जानते हैं। हम लोग इसको फुद्दी बोलते हैं। बहुत तरह का नाम है इसकी, गोरैया को कई नामों से। मैंने किताब लिखी है ओरी गोरैया और अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया, उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र मैंने किया कि क्या और है। सर, उस समय हम लोग जब बहुत बचपन में हुआ करते थे, 1994 में मेरा जन्म, उसके बाद सर लगातार जब छोटे एज में थे तो उस समय खुद ही होता था सर, चावल का छोटा छोटा दाना, वही खाने के लिए इसका, इसीलिए वो ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए इसका नाम हम लोग फुद्दी सब हमारे मिथिलांचल में इसको फुद्दी ही बोला जाता था सर। और उस पर धीरे धीरे देखते हैं कि आजकल तो विलुप्ति की कगार पे हर जगह। तो सर, इसका कारण क्या है सर? देखिए, विलुप्ति के पीछे कारण क्या है कि जैसे आपने कहा कि जनाब कोसी में घास होता है, उसको एक नाम है उसका, कोसी की घास का, उस पर छुप के बैठ जाती है, रहती भी है। और वो वहाँ पर वो खाती भी है, दाना वाना भी खाती है। कुन्नी इसको देखते हैं, जो कुन्नी होता है उसको जाके खाते हैं सब वहाँ पर। अभी हाल में ज्ञानचंद ने एक बड़ी अच्छी तस्वीर डाली है बया चिड़िया को खाते हुए। तो हुआ क्या कि देखिए, जब लोगों को पता चला कि विलुप्त हो रही है, क्यों हो रही है, तो लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका कारण था, जो खेत खलियान में गाँव में रहती थी, जो पुराने जो हमारे घर थे उसमें रहती थी, खपड़ेल में रहती थी, फूस में रहती थी, गाँव में, शहरों में रहती थी। शहरों को जो मरीन बस्ती, मतलब पुरानी जो बस्ती हैं, आज भी शहर में है वो, तो वहाँ कीटनाशक इस्तेमाल शुरू हुआ। किसानों ने खेत में बेतहाशा कीटनाशक का प्रयोग किया। विलुप्ति के कगार में पहुँचाने के पीछे कीटनाशक की बड़ी भूमिका है। जैसे कीटनाशक करेंगे तो खाएगी, मर जाएगी, तो उसको भनक लग जाता है। हम हो या वो इंसान हो या पशु पक्षी हो, उनको आभास हो जाता है खतरे का, वो पलायन कर गई, मरी भी पलायन कर गई। दूसरा क्या हुआ कि आपको
कीटनाशक का प्रयोग होने से गौरैया अपने बच्चों को कीड़े खिलाती है, जो सब्जी में, फल में लगता है या पौधों में लगता है। अनाज किसान मित्र कहा जाता है, क्योंकि जो पैदावार होता है वो उन कीड़ों को खाती है, जिससे पौधों को नुकसान, फसलों को नुकसान होता है। और गौरैया अपने बच्चों को खिलाती है। गौरैया मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, लेकिन बच्चे को प्रोटीन खिलाती है, खुद ही नहीं खिलाती बच्चे को। उसे अनाज नहीं मिलने लगा तो पलायन कर हुआ। फिर कंक्रीट का जो जंगल बना, घर में जब जाएंगे खेत खलियान में तो फूस के घर में घुस के रहती है, बैठ जाती है और पेड़ों पे रहती है। वैसे खेत खलियान का मतलब बाग बगीचा का कंसेप्ट था। हर घर के आगे पीछे में झुरमुट वाले पेड़ हुआ करते थे, छोटे छोटे पेड़ होते थे, फलदार पेड़ होते थे, सब कट गया। कहाँ जाएगी? बड़े बड़े पेड़ों में नहीं रहती है, छोटे पीपल के पेड़ में रहेगी जो घर के पास में है। अब जंगल में नहीं रहेगी, क्योंकि ये गौरैया इंसान मित्र है, घरों के घर आंगन में रहती है, इसलिए इसको घरेलू गौरैया बोलते हैं, हाउस स्पैरो बोलते हैं। 6 तरह की गौरैया होती है, जंगली भी होती है गौरैया। लेकिन जब कंक्रीट का इमारत बना तो वहाँ से पलायन कर गई, वो भी इसका एक कारण है। दूसरा कारण है आहार की कमी, खान पीन उसको नहीं मिलने लगा। खेत खलिहान का मतलब पहले खलिहान बनता था, अब देखेंगे सीमेंटेड हो गया है। कोठी स्टील का बनने लगा, पहले मिट्टी की कोठी होती थी। अनाज घर हुआ करता था, इसमें घुस के खाती थी। तो धीरे धीरे इन लोगों ने प्रदूषण से, मेरे घर के सामने हजारों गौरैया थी। जब मैं यहाँ आया था तो आज गौरैया बहुत थी, लेकिन चूंकि हम लोग तो देखते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से गैप होने लगी। गैप होने के पीछे क्या हुआ कि कुछ में 5-6 साल पहले मेरे घर के नीचे जनरेटर सेट लगा दिया 11,000 kV का। अब उस पर जनरेटर की आवाज़ से जो पेड़ पर बैठती थी, सैकड़ों गौरैया रात में सामने आते ही वो वहाँ से गैप हो गई, झुंड में उड़ती थी। वो चली गई इधर प्लान करके, पीछे चली गई, इधर गई उधर गई। तो कहने का मतलब अच्छा, ये फिर अभी मेट्रो बन रहा है, सड़कें डाइवर्ट हो गई, एकदम वाहनों का कतार बढ़ गया, धुआं धक्कड़ आवाज़, उससे ये आ जाती है। प्रदूषण भी एक कारण है इसमें है। फिर हमारा एक व्यवहार परिवर्तन। हम और आप क्या करते थे पहले की जो खाना खाते थे, जैसे हमने खुद ही की चर्चा की, फटका जाता था चावल, जो टुकड़े होते थे उसको चिड़ियों को दे दिया जाता था। चिड़िया आती थी, उसको खा के फुर से उड़ जाती थी घर आंगन में। लेकिन वो अब नहीं आता। अब चावल देखिएगा, उसमें कंकड़ तो मिलता ही नहीं है आपको, नहीं मिलता। सब्जी जो खाते हैं उसमें कीड़ा भी नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो ये हमारा व्यवहार परिवर्तन हो गया। जो बचता था अनाज घर में, भात बन गया, बच गया, सब कुछ भी बच गया, जूठा बच गया, तो हम बाहर रेलिंग पर रख देते थे, या कोई बर्तन रखते थे उसमें रख देते थे। चिड़िया पशु पक्षी उसको आगे खाते थे, कहाँ पर लगता है। तो ये व्यवहार परिवर्तन कहीं ना कहीं परंपरा से हम लोग विमुख भी हो रहे हैं। हाँ, तो सर का यही पुस्तक है उड़ी गौरैया, और ये प्रभात प्रकाशन पब्लिकेशन पेपर पैक्स से छपी है, और ये अमेजन पे भी सर उपलब्ध है। सब पर है उपलब्ध है। एक और भी किताब है मेरी, ये किताब है आपको, अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया। ये हो रहा है ना, ये किताब है अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया, मैंने लिखी थी और बताया था कि गौरैया कह रही कि अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लो, नहीं बचाओगे तो फिर इंटरनेट पर तस्वीरों को देखकर आहे भरोगे। जैसे आज बाघ को देख रहे हैं, आज बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। हम तमाम जो हमारे आसपास जो पशु पक्षी हैं उन्हें दिखते, लोग कहते कौवा तक नहीं दिखता। सर आपने एक पुस्तक भी लिखी, मीडिया में दलित। हाँ, मीडिया में दलित ढूंढते रह जाओगे, और मीडिया में दलित, दो किताबें हैं। तो सर इस किताब के बाद ही हमको लग रहा है कि सर इधर मूव किए, कि पहले वो किताब लिखे? हाँ नहीं, वो पहले की किताब है, मीडिया में दलित ढूंढते रह जाओगे। जब अनिल चमड़िया और योगेंद्र यादव की टीम ने एक सर्वे किया था राष्ट्रीय मीडिया का, उसमें जो तस्वीर आई थी कि जो राष्ट्रीय मीडिया है या मीडिया है उसमें कुछ ही वर्गों का कब्जा है, उसमें दलित और पिछड़े जो हैं वो हाशिए पर हैं, नहीं कर बराबर है। जी सर, ये जो आपने ये तो काफ़ी प्रमुखता से बिहार में भी सर, इसमें बिहार के संदर्भ में भी कुछ लिखा? हाँ, बिहार के संदर्भ में भी है। जैसे मैं भारतीय सूचना सेवा से हूँ, तो आरक्षण की वजह से जो पत्रकार हैं जो जर्नलिज्म करके आते हैं वो इस सर्विस में आते हैं, आ रहे हैं। 20% के आसपास जो है वो हमारे भारतीय सूचना सेवा में, सरकारी मीडिया में मतलब है, और मैंने इसका सर्वे किया था तो उससे आते। लेकिन जो निजी मीडिया की बात है, निजी मीडिया में एक आयरन गेट लगा दिया गया है। अगर मालूम चलेगा कि आप दलित पिछड़े वर्ग से बहुजन कह सकते हैं, तो आपके साथ द्वैम दर्जे का व्यवहार शुरू हो जाएगा। पहले तो आपको निकालने की कोशिश कर दी जाए। बहुत ढेरों कहानियाँ पड़ी हुई है, तो उसको लेकर उस किताब को लिखा गया था। और एक सवाल उठाया गया था कि साहब समाज में सभी वर्गों जो लोग हैं वो बराबरी गैर बराबरी का फासला को तोड़ा जाए। आप अमेरिका में एक बार इसी तरह हुआ था, तो लोगों ने वहाँ पर ब्लैक नहीं थे और श्वेत नहीं थे, मीडिया में कैंपेन चला, और कैंपेन चलाया गया और लोगों को लाया गया। और आज आपको देखेंगे तो अमेरिकन मीडिया की तस्वीर बदली हुई है। वहाँ के जो मीडिया हाउसेस हैं उसको ब्लैक श्वेत चलाते हैं,
तो हमारे यहाँ नहीं है। नहीं। हमारे यहाँ इस तरह के कंसेप्ट बहुजन आपको नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो गिने चुने मिलेंगे। वो अपनी जाति छुपा लेते हैं, बताते नहीं, जैसे बताएंगे उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र शुरू हो जाता है, निकालने की कोशिश शुरू हो जाती है, ये चीज़ है। तो सर ये जैसे कि हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी मूक नायक जब लिखे थे तो उस समय भी उनको जब ऐसा कहा जाता है कि विज्ञापन वो बाल गंगाधर तिलक जी की जो केसरी आती थी उसमें देना चाहे लेकिन वो पब्लिश नहीं की, तो कहीं ना कहीं हाँ। ये भी तो एक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का उस जमाने से लेके अभी तक वो चलता आ रहा है। बिल्कुल, बाबा साहब ने 6 किताबें ली, 6 मतलब अखबार निकाले थे, और जो मूक नायक की जो आप बात कर रहे हैं उन्होंने एडवांस भी दे दिया था और उसके बावजूद उसको नहीं छापा गया, क्योंकि वे लोग डरते थे। उस समय की मीडिया, हम आज की मीडिया की बात करें, जो भारतीय मीडिया जिसको हिंदू मीडिया भी कहा जाता है, चाहे वो तिलक की बात आप कर लें या कोई किनकी भी बात कर लें, तो वे डरते थे, क्योंकि जो बाबा साहब का जो तिवर था उस समय, उनके जैसा विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो उनके डर से कि कहीं ये संगठित हो जाएंगे तो जो इनकी जो जनसंख्या है, बहुत आबादी बड़े पैमाने पर है, तो ये गुलबंद हो जाएंगे। तो बाबा साहब ने इन चीज़ को भांप लिया था, क्योंकि उस दौर में भी आपको जो सवाल उठा था, जो भारतीय मीडिया या हिंदू मीडिया की बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब भी बोलते थे या फिर माननीय कांसीराम जी बोलते थे, या जितने भी बल्कि हमारे जो ज्योतिबा फुले भी कहते थे, ये हमारी बात क्यों छापेंगे? वो इसलिए नहीं छापेंगे कि उनका मीडिया नहीं है। जब छापने लगेंगे हमारी बातों को तो उनको तकलीफ हो जाएगी। वो छापते क्या है? आपके खिलाफ अगर कोई दुष्कर्म की घटना हो या फिर ऐसी घटना जो आप शोषण उत्पीड़न की घटना जो व्यापकता ले लिया हो, तब उसको छापते हैं। उसको भी कोने में चाल नहीं छापेंगे। ये चीज़ भारतीय मीडिया का जो एक था, उसको बाबा साहब ने भांप लिया था, और अभी भी उनको कोई अपने यहाँ ठहराने को तैयार नहीं था। जब एक पारसी साहब था, उसकी धर्मशाला में जब गए, जब पता चल गया कि दलित है, तो वहाँ से भी उनको निकालने की कोई व्यवस्था करी हुई, उनको सड़क मतलब बेकार जगह पर ठहरा दिया था। तो ये भेदभाव तो आपको कल भी था, आज भी है, और ये रहेगा। इसलिए रहेगा जब तक शिखर पर हम नहीं पहुँचेंगे, जब तक हम बराबर नहीं होंगे, जब समाज बराबर नहीं होगा, तब तक बात तो होती है कि किसने रोका आपको, आप आ जाइए, एजुकेशन के लिए आ जाइए। लेकिन आप देखें कि क्या ये सब है? अगर किसी दफ्तर को उठा कर देख लें, मीडिया हाउस को उठा कर देख लें, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अभी भी वो फासला बहुत बना हुआ है। अखबारों में आप देंगे कोई खबर नहीं छपती। अब मजबूरी ये हो गई है कि अम्बेडकर जयंती पर उनकी चीज़ों को छापना पड़ता है। मजबूरी है, उनको छापना पड़ता है, अदरवाइज वो भी नहीं छापेंगे। ये सब चीज़ है। सर निजी जीवन पे थोड़ा सा चलेंगे सर। आप TNB कॉलेज कॉलेज से बैचलर वहाँ से की, BA, उसके बाद फिर MA सर चल गए दिल्ली चले गए सर वहाँ पे? नहीं, हमने वहाँ से आपको भागलपुर से TNB कॉलेज में हमारा BSc मैथ्स था। फिर पढ़ाई के दरमियान जो है हमने BHU और आई आपको AMU में भरा था, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में। तो फिर हम चले गए अलीगढ़ में, चले गए, हमारे भैया रहते थे वहाँ, तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहीं से मैंने पढ़ाई की। चूँकि दिल्ली पास था तो दिल्ली आना जाना लगा रहता था, बल्कि वहाँ के 2-3 अखबारों में मैंने नौकरी भी की। एक बड़े अखबार में मेरा चयन हो गया था 92 के आसपास, 93 के आसपास हो गया था। तो फिर लेकिन मैं चूँकि उसी भी क्या वो रिजल्ट आ गया UPSC का, तो फिर हम उधर नहीं गए। हम आपने इसको स्वीकार किया कि चूँकि मीडिया ये भी था वो भी था। जो दोनों जगह काम करना है, तो काम आज भी कर रहे हैं और कल भी कर रहे थे, इसलिए। और विवाह सर कब किया? और प्रेम विवाह था या नहीं? हमारी शादी थी 96 में, हमारे 97 में शादी हुई है। नहीं सॉरी, 96 में हुई हमारी शादी। 1996 में, 2007 में हम यहाँ पर आए थे सर। अच्छा सर। तो सर उसके बाद फिर अब आगे सर क्या सोच रहे हैं कि आगे सेवा के बाद कहीं राजनीति ज्वाइन करना? नहीं, राजनीति क्यों ज्वाइन करेगा अपना? देखिए कल क्या होगा किसने नहीं देखा। आज में जीने की कोशिश कीजिए। और मैं तो लोगों को कहता हूँ कि जैसे मैंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है गौरैया संरक्षण को लेकर, आप उसको किसी से एक शौक़ पाल लीजिए। हमारे जीव जंतुओं को पालिए नहीं, पालना नहीं चाहिए, उनका संरक्षण कीजिए, उनकी व्यवस्था कीजिए। जैसे मैं बार बार अपील करता हूँ कि दाना पानी रखिए, पेड़ लगाइए और घोंसला, कृत्रिम घोंसला टांग दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब आप उससे जुड़ेंगे, जैसे भी आपने देखा मैना की आवाज़ मेरे घर पर, अभी उसके अंडा देने का सीज़न चल रहा है,
दिन भर उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती रहती है। तो आपके वो जो कानों में, अच्छा मैना केवल एक तरह की कर्कश आवाज़ नहीं निकालती है, 10 तरह की आवाज़ निकालती है। कौवा भी केवल काँव काँव नहीं करता है, वो मधुर आवाज़ भी निकालता है। तब आप सुनेंगे तब पीलक जैसे वो भी आपको कर्कश आवाज़ निकालती है, लेकिन वो भी बहुत मधुर आवाज़ निकालती है। मैं तमाम लोगों को सुनता रहता हूँ। तो कहने का मतलब जीवन में आप कुछ करने के लिए आपको शौक़ पालना पड़ेगा, वो फिर आपका जीवन का हिस्सा बन जाता है। राजनीति की बात हो या फिर जैसे मीडिया से मैं जुड़ा तो मैं देखेंगे उसमें क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल तो भी सर्विस मेरे सामने पड़ी हुई है, काफ़ी लंबा समय भी है, लेकिन लेखन मेरा जारी है। कभी मेरी किताब आ रही है 13वीं पुस्तक, वो है जुल्फ़िकार अली पर। 1857 क्रांति के गुमनाम योद्धा है जुल्फ़िकार अली। शायद बहुत लोगों ने जाना नहीं होगा। जब मैं चर्चा करता हूँ तो लोग तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की चर्चा करने लगते हैं, लेकिन वो जुल्फ़िकार अली बाबू कुंवर सिंह जो हमारे 1857 के महानायक थे क्रांति के, बिहार के मतलब एक योद्धा थे, उनका सेनापति थे वो। और बाबू कुंवर सिंह का राजपूत रेजिमेंट उन्होंने जहानाबाद में बनाया था, जिसको जहानाबादी रेजिमेंट भी कहा जाता है, और उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उस पर एक किताब है, वो आ रही है जुल्फ़िकार अली। ज़रूर सर, हम लोग पढ़ेंगे भी। और आज आप लोग बहुत सारी बातों को समझे, और पर्यावरण में गौरैया को भी संरक्षण कैसे करना है, कृत्रिम खेती जो होता है उससे बचना है, खाद बीज के साथ साथ जो हम लोग जो कीटनाशक का यूज करते हैं उसे कम करें, तो शायद गौरैया हमारे बीच रहेंगी और हम लोग उनके भी प्रकृति के जो एक पार्ट हैं उसमें रहेंगे। तो हम आज का ये सेशन, ये विशेष सत्र हमारे साथ थे संजय कुमार सर, और काफ़ी सारी बातें जो उनकी हम लोग समझे, और काफ़ी अच्छा भी लगा आपसे सर मिल के। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, और शानदार मोजितो और साथ में हम बिस्किट्स का भी मज़ा लिए। तो बहुत बहुत सर